तुम सब ने एक गीत जरूर सुना होगा, जहां डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा। वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। सचमुच भारत देश एक सोने की चिड़िया थी अंग्रेजों के आने के पहले। जब अंग्रेज नहीं आए थे ना, तो भारत एक साधन संपन्न देश था, आत्मनिर्भर देश था, जो जाना जाता था, पूरे विश्व में विख्यात था। किसके लिए? तो हम याद करें अपना, तो वो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज था। रिच हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज इन द फील्ड ऑफ कॉटन, सिल्क, जूट, टेक्सटाइल्स। ठीक है। और किस चीज जाना जाता था? पॉटरी, है ना, ज्वेलरी। आज भी देखते हो कि हमारे देश में लोगों को गहनों से बहुत प्यार है, और गहनों का एक से एक डिजाइन भी मिलता था पहले। रिच ज्वेलरी इंडस्ट्रीज था, पॉटरी, फाइन वर्क्स इन मेटल्स का बहुत फाइन, है ना, वर्क्स होता था हमारे उस जमाने में, और व्यापार होता था दूसरे देशों के साथ। प्लस क्या था हमारा कि ग्रेटेस्ट, इंडिया वॉज ऑल्सो द ग्रेटेस्ट शिप बिल्डिंग नेशन। सबसे बड़ा पानी का जहाज बनाने का ये निर्माता था, ग्रेटेस्ट शिप बिल्डिंग नेशन इन द वर्ल्ड। अगर हम वर्ल्ड ट्रेड की बात करें ना, तो एट द बिगिनिंग ऑफ 18th सेंचुरी इंडियाज कंट्रीब्यूशन टू टोटल वर्ल्ड इकोनॉमी वाज अबाउट 26%। मतलब अगर 26 रुपया का व्यापार अकेले इंडिया करता था, अगर पूरे विश्व में 100 रुपया का व्यापार होता था, तो 26% कंट्रीब्यूशन था। ये हमारा जो घट के हो गया कितना? दैट इज ऑल अबाउट 3% व्हेन ब्रिटिश लेफ्ट इंडिया। जब अंग्रेजों ने इंडिया को छोड़ा, या कह सकते हैं व्हेन इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस, तो टोटल कंट्रीब्यूशन था दैट वाज ओनली टू द ट्यून ऑफ 3%। इसका मतलब जो भी इकोनॉमिक कंडीशंस था इंडिया का, दैट डेटोरेटेड, वो धीरे धीरे बिगड़ता चला गया, है ना, ड्यूरिंग द ब्रिटिश पीरियड और ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल कहते हैं। माने जो भी हमारा स्ट्रक्चर है इंडियन इकोनॉमी का ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, व्हाट नॉट जस्ट ऑफ मेकिंग प्रेजेंट करंट मेकिंग, इट हैड इट्स डीप रूट्स इन द पीरियड व्हेन ब्रिटिश इंडिया वाज अंडर ब्रिटिश रूल। ईस्ट इंडिया कंपनी हमारे देश में आई थी 1757 में, पलासी के युद्ध के बाद, और हमें आज़ादी मिली 1947 में। लगभग 190 साल का ये साल पूरा रहा उनका रूल का हमारे देश में, ब्रिटिश का। तो इस पूरे कह सकते हैं कि ऑलमोस्ट अबाउट 2 सेंचुरीज जब तक ये इंडिया इट वाज अंडर द ब्रिटिश रूल, तो उस रूल में इसकी स्थिति धीरे धीरे बिगड़ती चली गई। तो टुडे आई विल डिस्कस ऑल द फैक्टर्स, दैट इज policies and practices of the British government which contributed to the poor state of Indian economy. So hello student, I am your Sandeep sir. A very warm good morning to all of you. तो चलो शुरू करते हैं। आज उन सब फैक्टर्स के बारे में बात करते हैं जिसने इंडिया का इकोनॉमिक डेवलपमेंट का पेस बहुत कम कर दिया। तो इंडिया का जो लो लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट था ना under the British rule, that was the direct result किसका? The policies and practices of the British rulers, जो intentionally done to serve their own economic interest, अपना economic interest उनको सर्व करना था, और हमारे देश के डेवलपमेंट से कोई मतलब नहीं था। तो जो भी पॉलिसीज या प्रैक्टिसेस ब्रिटिश रूलर्स ने अपनाया पूरे शासन काल में, वो डेलिबरेट था, इंटेंशनली डन, दैट लेड टू अ डिक्लाइन ऑफ रिच ट्रेडिशनल handicraft industry, that is in the field of cotton, jute, silk, textiles. Second one, there was a gradual shift towards commercial agriculture, and that was one of the cause factors for the stagnation of the agricultural sector. Another factor I will discuss, that was also called the Jamindari system, which also led to the stagnation in the field of agriculture. Now the exploitation of resources, that is our natural resources, and drain of wealth
डिपेंडेंस, टोटल डिपेंडेंस था ऑन ब्रिटिश गुड्स। जो भी गुड्स वहां से बन के आता था उस पर निर्भर था हमारा देश। लो लेवल ऑफ इनकम एंड द पॉवर्टी सिचुएशंस एंड दैट वाज द लैक ऑफ इन्वेस्टमेंट इन द फील्ड ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। ये सब फैक्टर्स को हम कह सकते हैं जो हमारे लो पेस ऑफ डेवलपमेंट का कारण बना और इंडिया को एक बैकवर्ड स्टैग्नेंट इकोनॉमी में कन्वर्ट कर दिया ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। तो वन बाय वन अब चलो चलते हैं एक एक फैक्टर्स के डिस्कशन पर जिसने कंट्रीब्यूट किया टू द लो लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन इंडिया। तो आते हैं फर्स्ट फैक्टर पर। पहला फैक्टर हमारा क्या था? एक्सप्लॉइटेशन ऑफ रिसोर्सेज। हमारे जो भी नेचुरल रिसोर्सेज थे हमारे देश में उनको ब्रिटिश रूलर्स ने एक्सप्लॉइट किया टू सर्व देयर ओन इकोनॉमिक इंटरेस्ट। अपने इकोनॉमिक इंटरेस्ट को सर्व करने के लिए ये जो ब्रिटिश इकोनॉमिक पॉलिसीज बनाई गई है ना, उसके दो मेन कंपोनेंट्स थे। पहला क्या था हमारा कि टू इंश्योर एंड टू मेंटेन अ रेगुलर सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल्स। जो भी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के पीरियड में जो ब्रिटेन में नई नई इंडस्ट्रियल सेटअप हो रहा था उसके लिए रॉ मटेरियल्स चाहिए था। तो इनका पहला कंपोनेंट इनकी पॉलिसीज का क्या था कि अपने उन इंडस्ट्रीज को रेगुलर सप्लाई रॉ मटेरियल्स का होता रहे ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ दैट इज इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। ये हमारा पहला कंपोनेंट था इकोनॉमिक पॉलिसी का। और दूसरा क्या था कि जो भी इंडस्ट्रीज में सामान बनेगी उसके लिए एक बाजार चाहिए था ताकि वो बिक सके। तो टू ट्रांसफॉर्म इंडिया इनटू अ बिग मार्केट फॉर द फिनिश गुड्स कमिंग फ्रॉम ब्रिटेन, ये था दूसरा कंपोनेंट इकोनॉमिक पॉलिसीज का। ये जो दोनों कंपोनेंट जो ब्रिटिश पॉलिसीज का था ना, दैट हेल्प्ड इन द एक्सप्लॉइटेशन ऑफ रिसोर्सेज। हमारे जो भी रिसोर्सेज थे हमारे देश में उसका इन्होंने एक्सप्लॉइट किया अपने फायदे के लिए। एंड इट डिस्करेज्ड, इसने क्या किया कि हमारी कंट्री के जो है ना अपनी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी को कम कर दिया। इट डिस्करेज्ड the country from developing its own manufacturing capacity, that limited the economic growth. Second factor था हमारा क्या? That is decline of handicraft industries and the policy of de-industrialization. देखो one of the components जो था उनके economic policy का क्या था कि भारत को एक बड़े बाजार के रूप में बदल देना है, क्योंकि जो भी फिनिश्ड प्रोडक्ट आएगा ब्रिटेन से उसको यहाँ पर एस्टैब्लिश करना है। मतलब टू एस्टैब्लिश द फिनिश्ड प्रोडक्ट्स कमिंग फ्रॉम द ब्रिटिश इंडस्ट्रीज, द ब्रिटिश गवर्नमेंट फॉलोड द पॉलिसी ऑफ डी इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो इस डी इंडस्ट्रियलाइजेशन पॉलिसी के दो कंपोनेंट हम कह सकते हैं। एक था कि वहाँ से सस्ता ब्रिटिश फिनिश गुड्स का इंपोर्ट करना, और दूसरा क्या था कि टैरिफ पॉलिसी में डिस्क्रिमिनेशन, मतलब अपने गुड्स को ड्यूटी फ्री और इंडियन गुड्स पर हेवी ड्यूटी चार्ज कर देना। और इन सब का नतीजा क्या हुआ? दैट इज दिस कॉजेज, क्या इसके कारण हुआ? कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड द मार्केट फॉर इंडिजिनस प्रोडक्ट। तो जो अंग्रेजों का जो सामान वहां से आ रहा था उनकी इंडस्ट्रीज से, वो सस्ता था प्राइस वाइज और क्वालिटी वाइज सुपीरियर था। तो इसके कारण क्या हो गया कि हमारा जो अपना बाजार था वो खत्म हो गया, क्योंकि हम उनके साथ कंपीट नहीं कर पाए। डिमांड घट गया हमारे गुड्स का, मतलब देयर वाज अ ग्रेजुअल शिफ्ट ऑफ डिमांड फ्रॉम द इंडिजिनस प्रोडक्ट्स टू द ब्रिटिश प्रोडक्ट्स। और इसका इफेक्ट क्या हो गया कि बेरोजगारी, जो इंडस्ट्रीज में लोग पहले काम कर रहे थे वहां अब डिमांड घट गया, प्रोडक्शन घट गया, एंड दैट क्रिएटेड मास अनएम्प्लॉयमेंट इन द इकोनॉमी। और जो हमारी इंडस्ट्रीज थी वो खत्म हो गई। जो सिटीज थी एस्टैब्लिश्ड, वो जैसे मुर्शिदाबाद, ढाका, सूरत, ये सब जो इंडस्ट्रियल टाउन्स थे ना, जो जाने जाते थे फॉर आवर हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज, वो कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो गया। दूसरा क्या था कि अंग्रेजों ने कभी है ना प्रमोट नहीं किया, नेवर दे प्रोमोटेड द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज। तो जो भी कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज था,
टोटल डिपेंडेंस इंडियन लोगों का ब्रिटिश गुड्स पर हो, उसके लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया, कभी स्टैब्लिश होने नहीं दिया और कभी प्रमोट भी नहीं किया इसके एस्टैब्लिशमेंट पे, दैट कुड हैव हेल्प्ड द प्रोसेस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन इन इंडिया एट अ ग्रेटर पेस। अपने जो पॉलिसी था डी इंडस्ट्रियलाइजेशन का ब्रिटिश गवर्नमेंट का, उसके तहत उसने इंडियन इंडस्ट्रीज को चौपट तहस नहस कर दिया, पूरा इंडस्ट्रियल सेटअप बिगाड़ दिया। तो दूसरा फैक्टर हमारा है ग्रोथ के लिए, वो है एग्रीकल्चर। तो ये एग्रीकल्चरल स्टैग्नेशन का फेज था उस ब्रिटिश पीरियड में। मतलब ये हमारे जो आबादी का लगभग 85% लोगों का ये ऑक्यूपेशन था, पेशा था खेती बाड़ी करना। माने इतनी बड़ी आबादी का पेशा होने के बावजूद जो इंडियन एग्रीकल्चर था वो दैट वाज वेरी बैकवर्ड एंड स्टैग्नेंट। तो मुख्य कारण क्या था एग्रीकल्चरल स्टैग्नेशन का? तो सबसे पहले पढ़ते हम क्या, दैट इज कॉल्ड एज लैंड रेवेन्यू सिस्टम। इसको पॉपुलरली कहा जाता है क्या, जमींदारी सिस्टम। पहले सिस्टम क्या था कि भाई किसान और जो सरकार का सीधा संबंध था, लैंड रेवेन्यू जमा करना था ट्रेजरी में, किसान को सीधा, बीच में कोई नहीं था। अब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इसमें एक बदलाव क्या कर दिया कि अपने और किसान के बीच में एक क्लास नया क्रिएट कर दिया। ये जो जमींदार था इसको सरकार ने प्रोप्राइटर्स डिक्लेयर कर दिया, मालिक बना दिया बड़े बड़े जमीन के क्षेत्र का। और जो ये किसान था, लिटरली दे वर मेड द टेनेंट्स अपने ही जमीन पर, ये अपने ही जमीन पर किराएदार हो गया। तो जमींदार का मुख्य काम क्या था, लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करना किसान से और उसको जमा करना ब्रिटिश गवर्नमेंट की ट्रेजरी में। लेकिन इस रेवेन्यू कलेक्शंस के इस प्रोसेस में जो ट्विस्ट क्या था कि इनको अनलिमिटेड पावर्स दे दिया गया कि जितनी मर्जी उतना रेवेन्यू तुम कलेक्ट कर सकते हो किसानों से, माना अनलिमिटेड राइट्स। तो मतलब ये जो लैंड रेवेन्यू जो लेना था किसान से जमींदार को, इसका रेट फिक्स नहीं था, माना कितना लेना ये पता नहीं। लेकिन जमींदार को जो रेवेन्यू जमा करना ब्रिटिश ट्रेजरी में, इट्स रेट वॉज फिक्स्ड, माना ये फिक्स्ड रेट पर जमा करना था। लेकिन किसानों से कितना लेना है, दैट रेट वॉज नॉट फिक्स्ड। तो इसके साथ और एक ट्विस्ट क्या था कि अगर जमींदार ने रेवेन्यू टाइम पर जमा नहीं किया, नॉट पेड इन टाइम, देन उनकी जमींदारी राइट्स सरकार छीन लेगी। टू सेव देयर जमींदारी राइट्स, अपने जमींदारी राइट्स को बचाने के लिए जमींदार ने क्या किया, एक्सप्लॉइट करना शुरू कर दिया सिचुएशंस। कैसे? वो अधिक से अधिक रेवेन्यू एक्सट्रैक्ट निकालना शुरू कर दिया किसानों से, मैंने किसानों पर हाई रेट टैक्स का लगा दिया और मैक्सिमम पैसा कलेक्शन करना शुरू कर दिया किसानों से। तो इसके कारण क्या हो गया कि जो भी मैक्सिमम हिस्सा था उनके इनकम का, वो चला गया जमींदार के पॉकेट में। तो किसान के पास पैसा बहुत कम बचा। और दूसरा क्या था कि किसानों पर बोझ लाद दिया, इट बर्डेंड विथ हेवी लैंड रेवेन्यू पेमेंट्स। लैंड रेवेन्यू रेट इतना हाई कर दिया, मनमाना वसूलना शुरू कर दिया कि किसानों पर बोझ बढ़ गया एंड द फार्मर्स वेयर नॉट लेफ्ट विथ सरप्लस मनी टू इन्वेस्ट। इन्वेस्टमेंट के लिए जो पैसा की जरूरत थी उनके पास था नहीं, क्योंकि वो जो भी पैसा आया खेती से उसका मैक्सिमम हिस्सा लैंड रेवेन्यू के फॉर्मेट में जमींदार की पॉकेट में चला गया। नेक्स्ट कॉज फैक्टर फॉर द एग्रीकल्चरल स्टैग्नेशन वाज कॉमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। अंग्रेजों ने कृषि का व्यवसायीकरण कर दिया, व्यापार बना दिया अपने मकसद को पूरा करने के लिए। क्या मकसद था? तो टू इंश्योर एंड मेंटेन अ रेगुलर सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल्स। उनके अपने जो इंडस्ट्रीज थे ब्रिटेन में, उसके लिए रॉ मटेरियल्स की जरूरत थी। मतलब जो भी इंडियन फार्मर्स थे ना, उनको फोर्स किया गया या लालच दिया गया टू ग्रो कैश क्रॉप्स इन प्लेस ऑफ दैट इज फूड ग्रेन्स। कैश क्रॉप में कौन सा? कॉटन, इंडिगो, एटसेट्रा।
जो भी प्राइमरी प्रोडक्ट्स का प्रोडक्शन करने के लिए फोर्स किया गया। मतलब सिंपल भाषा में हम कह सकते हैं मीनिंग क्या है हमारा एग्रीकल्चर का, प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स फॉर सेल रेदर देन फॉर कंजम्पशन। अपनी जरूरत पूरी करने के बदले अगर हम वो प्रोडक्शन करते हैं कैश क्रॉप्स का बेचने के लिए, पैसा कमाने के लिए, तो इसे सिंपल भाषा में कहते हैं कॉमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, जिसे अंग्रेजों ने अपने मकसद के लिए लागू किया। इसके जो इफेक्ट हुए ना कि शॉर्टेज हो गया हमारा फूड ग्रेन्स का हमारे अपने बाजार में, फर्टिलिटी जो था सॉइल का वो घट गया बिकॉज ऑफ द रेगुलर कंजम्पशन ऑफ द लैंड विदाउट सप्लीमेंटिंग, बिना उसमें कोई फर्टिलाइजर्स या मैन्यूअर्स देके बार बार खेती करना। नेक्स्ट इफेक्ट हमारा क्या हुआ ना कि डिपेंडेंस ऑन इंपोर्टेड फूड ग्रेन्स, अनाज का दाना अब हमें बाहर से जो आता था उस पर डिपेंडेंस हमारा बढ़ गया। उसके कारण क्या हो गया कि हमारा जो कमाया हुआ पैसा था कैश क्रॉप के प्रोडक्शन से वो मैक्सिमम खर्च हुआ किस पे, हमारा ये दैट इज अपने कंजम्पशन पर्पस पे, और किसानों के पास इतना पैसा नहीं बचा इन्वेस्टमेंट करने के लिए, और बिना इन्वेस्टमेंट किए हुए यू कैन नॉट एक्सपेक्ट ऑफ रिटर्न्स। तो ड्यू टू लैक ऑफ इन्वेस्टमेंट एग्रीकल्चर सफर्ड। नेक्स्ट कॉज फैक्टर जो था हमारा क्या, लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी ऑफ लैंड। अब प्रोडक्टिविटी ऑफ लैंड का वो कम क्यों था, क्योंकि किसान जो है ना ट्रेडिशनल मेथड्स फार्मिंग का यूज करते थे, मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स यूज नहीं करते थे बिकॉज ऑफ द पॉवर्टी कंडीशंस। सिंचाई की व्यवस्था नहीं थी, लैक ऑफ इरिगेशन फैसिलिटीज, टोटल डिपेंडेंस ऑन मानसून था। मानसून इफ इट ब्रोक इन टाइम तो क्रॉप अच्छा होता था, अगर मानसून फेल कर गया तो देयर वाज अ टोटल क्रॉप फेल्यूर। नेग्लिजिबल यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स, खाद जो है ना केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज नहीं करते थे, इंसेक्टिसाइड्स पेस्टिसाइड्स का यूज नहीं होता था। अब अगर प्रोडक्टिविटी लो है तो क्या हो गया हमारा, उससे इनकम जनरेशन भी कम होगा और सर्वाइवल कंजम्पशन रिक्वायरमेंट्स के फुलफिलमेंट के बाद जो पैसा बचेगा वो सफिशिएंट नहीं था फॉर मेकिंग एन इन्वेस्टमेंट, एंड दैट्स व्हाई एग्रीकल्चर सफर्ड। नेक्स्ट रीजन वाज दैट इज लैक ऑफ इन्वेस्टमेंट बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट। न तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इन्वेस्ट किया और ना ही जमींदार जिसको जमीन का मालिक बना दिया था अंग्रेजों ने टू कलेक्ट रेवेन्यू फ्रॉम द फार्मर्स, तो दोनों ने इन्वेस्टमेंट नहीं किया टू इंप्रूव द कंडीशन ऑफ एग्रीकल्चर। एंड द नेक्स्ट वाज डोमिनेंस ऑफ सबसिस्टेंस फार्मिंग। कहते हैं सबसिस्टेंस फार्मिंग का मतलब खेती उतना ही करना जितना जिंदा रहने के लिए काफी होता है, मीन्स द ओनली फॉर फुलफिलमेंट ऑफ द मिनिमम बेसिक नीड्स ऑफ लाइफ। और लास्ट जो हमारा फैक्टर्स है क्या, ए स्मॉल साइज ऑफ लैंड होल्डिंग्स एंड फ्रेगमेंटेड लैंड होल्डिंग्स, मतलब छोटा जमीन का साइज इतना छोटा है और टुकड़ों में है तो उस पर मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स हम यूज नहीं कर सकते। और जो सपोज जमीन हमारे पास 10,000 स्क्वायर फीट है तो 1,000 स्क्वायर फीट यहाँ है तो 2,000 वहाँ है तो 3,000 वहाँ है, फैला हुआ है, दैट कॉल्ड फ्रैगमेंटेड होल्डिंग्स कहते हैं। है तो हमारे पास 10,000 स्क्वायर फीट लेकिन जमीन अलग अलग बिखरा पड़ा है एक जगह, मतलब हमारे पास वो कंसोलिडेटेड फॉर्मेट में नहीं है। वैसे में हम क्या करेंगे, मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स यूज नहीं कर सकते और इसलिए हमारा एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी सफर किया, कम हो गया। तो ये सब कारण था हमारा क्या, एग्रीकल्चरल स्टैग्नेशन का, जो एक कारण बना हमारे लो लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ इंडिया अंडर द ब्रिटिश रूल। नेक्स्ट जो कॉज फैक्टर था फॉर द लो लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट वो क्या था, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी जो अंग्रेजों का था, एंड कॉजिंग ड्रेन ऑफ वेल्थ, है ना, वेल्थ फ्रॉम इंडिया टू ब्रिटेन। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड पॉलिसी अपनाया, मोर देन 50% ऑफ ट्रेड वाज विथ ब्रिटेन। अब बाकी जो था वो 3 कंट्रीज के साथ था, चाइना, सिलोन जो आज का श्रीलंका है और पर्शिया जो आज का ईरान है। अंग्रेजों ने भेदभाव की नीति अपनाई इन द फील्ड ऑफ टैरिफ। अपने प्रोडक्ट्स पर चाहे वो इंपोर्ट हुआ या एक्सपोर्ट हुआ, मेड ड्यूटी फ्री, उस पर कोई चार्जेस नहीं टैक्सेस का,
लेकिन जो भी इंडियन मैन्युफैक्चर्ड गुड्स था जो बाहर जाता था बिकने या बाहर से जो सामान आता था वो उन पर टैक्स बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया अंग्रेज़ों ने। मतलब डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी वॉज एस्टैब्लिश्ड, है ना। क्यों किया? कि अपना मोनोपोली इंडिया के फॉरेन ट्रेड पर हो। इसके कारण हमारा सामान बाहर के बाजार में या डोमेस्टिक मार्केट में महंगा हो गया, डिमांड घट गया और धीरे धीरे हमारी जो इंडस्ट्रीज थी वो बंद होना शुरू हो गया। ठीक है, लेकिन सबसे ज़्यादा हम अगर इस पे बात करेंगे फॉरेन ट्रेड का, तो क्या था? मोस्ट रिमार्केबल फीचर था कि देयर वाज अ फेवरेबल कंडीशन इन बैलेंस ऑफ पेमेंट सिचुएशन। मतलब एक्सेस ऑफ एक्सपोर्ट्स ओवर इंपोर्ट्स, मतलब इंपोर्ट का जो पेमेंट्स था वो कम था, एक्सपोर्ट्स का अर्निंग ज़्यादा था, एंड दैट वाज टर्म्ड एज एक्सपोर्ट सरप्लस कहते हैं। लेकिन ये जो एक्सपोर्ट सरप्लस था, है ना, इसे हमारे जो भी नेशनलिस्ट लीडर्स थे ना, उन्होंने इसे ड्रेन ऑफ वेल्थ कहा, क्योंकि ये जो पैसा जो खर्च हुआ दैट वाज, है ना, नॉट स्पेंट ऑन द डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। इंडिया के विकास पर इस एक्सपोर्ट सरप्लस का एक भी पैसा खर्च नहीं हुआ। तो कहां खर्च हुआ? तो टू मीट द एक्सपेंसेस ऑफ वार फॉट बाय ब्रिटिश आर्मी। ब्रिटिश आर्मी कहीं भी लड़ाइयां लड़ती थी तो उनके वार एक्सपेंस पर ये खर्च होता था पैसा। टू मीट द एक्सपेंसेस ऑफ द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ न्यू ऑफिसेज एंड मेंटेनेंस ऑफ न्यू ऑफिसेज इन ब्रिटेन। ब्रिटेन में जो भी नया ऑफिस एस्टैब्लिश होता था या उसके मेंटेनेंस पर जो खर्चा होता पैसा, इसी एक्सपोर्ट सरप्लस से हमारा ये जाता था पैसा। ठीक है, और तीसरा क्या था? टू इंपोर्ट इनविजिबल आइटम्स, मतलब बेसिकली कह सकते हैं लग्जरीज पर, टूरिज्म पर, घूमने फिरने, लग्जरीज लाइफ पर ये खर्च होता था, और बाकी जो बचा वो अपने फैमिली मेंबर्स को जो पैसा यहां से अपने सेविंग्स का जो बेचते थे उस पर खर्च होता था। मतलब जो भी ये एक्सपेंसेज है एक्सपोर्ट सरप्लस का, दीज आर नॉट प्रोडक्टिव इन नेचर। मतलब ये कोई भी क्षेत्र में इंडिया के डेवलपमेंट में ये मदद नहीं किया। इसलिए जो भी एक्सपोर्ट सरप्लस को जो हमारे नेशनलिस्ट लीडर थे ना, उन्होंने इसे नाम दिया ड्रेन ऑफ वेल्थ। मतलब ये पैसे को अंग्रेजों ने नाली में बहा दिया। ड्रेन ऑफ वेल्थ का सिंपल मीनिंग हम क्या कहते हैं कि फ्लो ऑफ वेल्थ फ्रॉम इंडिया टू ब्रिटेन विदाउट एनी कंट्रीब्यूशन टू द डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। इंडिया के डेवलपमेंट पर एक भी पैसा खर्च नहीं हुआ। कुछ और भी फैक्टर्स हैं जो हमारे लो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट किया जिन्होंने, तो उसमें हमारा एक है क्या? लो लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने हमारे देश में एजुकेशन के क्षेत्र में, हेल्थ के सेक्टर्स में या अदर सोशल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स के सेक्टर्स में इन्वेस्टमेंट नहीं किया। तो लिटरेसी रेट बहुत पुअर था, लेस देन 16%। हेल्थ कंडीशंस भी बहुत पुअर था क्योंकि लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ बहुत कम था। इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट वाज वेरी हाई। नेक्स्ट फैक्टर जो था हमारा क्या कि इंफ्रास्ट्रक्चर के फील्ड में ब्रिटिश रूलर्स ने कुछ डेवलपमेंट्स किया, लेकिन इनका मुख्य पर्पस था अपना इकोनॉमिक इंटरेस्ट जो है ना उसको सर्व करना। क्या था कि अपना जो सामान जो है रॉ मटेरियल्स, प्राइमरी प्रोडक्ट्स, वो नियरेस्ट रेलवे स्टेशंस तक पहुंचा देना, पोर्ट्स तक पहुंचा देना, ताकि वो ब्रिटेन तक पहुंच सके, इंडस्ट्रीज में यूज हो सके, और वहां से जो सामान आएगा फिनिश प्रोडक्ट्स वो इंडियन मार्केट तक पहुंच सके। इसके लिए उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कुछ तो किया, पर दे वर लिमिटेड डेवलपमेंट। हर सेक्टर्स में ये डेवलपमेंट नहीं हुआ, और किसी भी इकोनॉमी के डेवलपमेंट में इंफ्रास्ट्रक्चर्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो ड्यू टू दिस लैक ऑफ इन्वेस्टमेंट इन द फील्ड ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, दैट इज इकोनॉमिक डेवलपमेंट का पेस हमारा कम रहा। दूसरा क्या था? पर नो अटेम्प्ट वाज मेड बाय द गवर्नमेंट टू एस्टिमेट दैट इज टोटल नेशनल इनकम एंड पर कैपिटा इनकम। ब्रिटिश गवर्नमेंट वाज लीस्ट इंटरेस्टेड इन द डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, देयरफॉर नो ऑफिशियल एस्टिमेट्स वर मेड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट टू एस्टिमेट पर कैपिटा इनकम एंड नेशनल इनकम। अंत में हम ये कह सकते हैं कि जो भी ब्रिटिश रूलर्स के पॉलिसीज और प्रैक्टिस था ना, वो इंडियन इकोनॉमी के स्ट्रक्चर में एक फंडामेंटल चेंज ला दिया। जो सेल्फ सफिशिएंट था, जो प्रॉस्पेरस था,
जो एक्सपोर्टर था फिनिश्ड इंडस्ट्रियल गुड्स का, वो एक्सपोर्टर हो गया सिर्फ रॉ मटेरियल्स का। जो अपना सामान दूसरे के बाजार में बेचा करता था, वो अब एक खुद बाजार बन गया ब्रिटिश फिनिश्ड गुड्स का। ये जो डिपेंडेंस था ब्रिटिश गुड्स पर, टोटल डिपेंडेंस है ना, वो हमारे इकोनॉमिक ग्रोथ का पेस बहुत कम कर दिया। एंड दैट वाज द सिंपल रिजल्ट की लो लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। तो दैट्स ऑल अबाउट द low level of economic development on the eve of independence, on what were the cause factors behind this poor state of Indian economy when India got independence. Thank you very much for watching this video.